नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रीय युद्ध छिड़े हुए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को इजराइल एवं अमेरिका द्वारा लगातार ईरान पे हमला किए जाने के बाद हुआ, जो आज भी वर्तमान में जारी है। और कहा जाता है कि युद्ध हमेशा जो है विभीषिका लाता है, उसका कई व्यापक प्रभाव होता है। तो युद्ध का व्यापक प्रभाव अब विश्व अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। इसके साथ साथ इसका प्रभाव भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, जिसे पहला जो प्रभाव कहा गया और पहला जो स्पष्ट प्रभाव देखा गया, युद्ध के पहले हफ्ते में भी भारत में एलपीजी गैस के संबंध में देखा गया कि कई अफवाह भी उड़ी, उसमें कुछ सच्चाई भी थी और कहीं ना कहीं जो एलपीजी की आपूर्ति थी उसमें व्यवधान लागू हुआ। उसी संदर्भ में सरकार द्वारा एक एहतियातन आवश्यक कदम उठाते हुए यह कोशिश किया गया कि इस स्थिति में भारत में कोई ऊर्जा संकट उत्पन्न नहीं हो और साथ ही साथ भारत के लोगों को स्वच्छ ऊर्जा की अबाध आपूर्ति होते रहे, जिसके लिए अभी जो है भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955 को लागू किया गया। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि यह अधिनियम कोरोना काल में लागू किया गया था, जो कि हम लोगों ने देखा कि कोविड-19 के दौरान 2020-21 में इसको लागू किया गया था। उसके बाद इसी के साथ इस समय एक महामारी रोग अधिनियम भी लागू किया गया था, जो 1897 में बना था, 1897 में। तो ये दो अधिनियम लागू किया गया था, जिसके कारण अचानक से हम देखते हैं एलपीजी क्राइसिस जो है उसके कारण सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। अभी हम थोड़ा सा इस विमर्श पे जाने से पहले हम देखते हैं कि एलपीजी क्राइसिस भारत में कितना बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो उपलब्ध आंकड़े जो हमारे पास हैं, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2026 का आंकड़ा है कि लगभग जो है 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हमारे पास हैं। एलपीजी उपभोक्ता, अब ये सोचिए कि 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता, अगर एक परिवार का एवरेज संख्या 4 भी मानते हैं तो 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है। उसके बाद एक डाटा है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि मुफ्त गैस कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया, उसमें 10 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता है। उसके अलावा देखिए कि लगभग भारत में जितना भी जो गैस की आपूर्ति होती है, उसका खपत जो होता है, तो कुल गैस खपत का लगभग 40% जो होता है वो कॉमर्शियल खपत होता है, कि जिसको हम लोग होटल, ढाबों या फिर कहिए सड़क किनारे या जो अन्य कमर्शियल चीजें होती है उसमें खपत होती है। तो अगर एलपीजी उत्पादन के संबंध में व्यवधान आया, कोई रुकावट आया, तो सबसे पहले भारत के आम जन को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, साथ ही भारत के व्यवसाय, खासकर होटल और रेस्टोरेंट, इसके अलावा कई लोगों के रोजी रोटी पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस दौरान देखा गया कि कई उपभोक्ता लगातार जो है अफवाह में या कहिए घबराहट में बहुत ज्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर की प्री बुकिंग करने लगे, जिसके कारण बहुत सारा जो है समस्या उत्पन्न हुआ। इसी संदर्भ में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि अभी जो अपने देश का वर्तमान पेट्रोलियम उत्पादन है, एलपीजी गैस उत्पादन, उसमें 38% की वृद्धि की गई है, ताकि जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की गई। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि आखिर ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है क्या, इसके प्रावधान क्या है, और इस पे एक कोविड के समय एक मेजर चेंजेस किया गया था, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। उसके अलावा जो है घरेलू गैस या एलपीजी गैस के संदर्भ में इतनी ज्यादा निर्भरता या इतना ज्यादा पैनिक क्यों भारत हुआ है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम
1955 में बनाया गया था, लागू कर दिया गया था। देखिए पहला क्या है कि अधिनियम जो है कानूनी अधिकार देता है केंद्र सरकार को। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वह कानूनी अधिकार देता है केंद्र सरकार को कि कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित करे और उसके उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है कि अगर कुछ विपरीत परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष वस्तुओं के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है तो मतलब कि ये पूरी तरह से कानूनी होगा, ना कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी व्यावसायिक जो घराने हैं या व्यावसायिक जो रेस्टोरेंट, होटल, ये सब का अधिकारों का हनन होगा, प्रतिष्ठान का। उसके बाद देखिए आवश्यक वस्तुओं की दायरा। तो जब आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया तो इसमें कुछ चीजें भी शामिल की गई, जैसे कि खाद्य पदार्थ, उर्वरक, दवाएं, पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल हैं। तो आप देखिए खाद्य पदार्थ हो, उर्वरक हो या फिर दवाएं हो, पेट्रोलियम उत्पाद हो, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब चीजें जीवन में एसेंशियल होती है और इसका जो है सभी व्यक्तियों का आबाद पूर्ति होना चाहिए। और साथ ही समय समय पर केंद्र सरकार इसमें अगर चाहे तो कुछ और चीजें ऐड कर सकती है। ठीक है। संकट प्रबंधन, इस संबंध में यह ध्यान दिया गया है कि जमाखोरी, कालाबाजारी, कृत्रिम कमी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आमतौर पर आपात स्थितियों के दौरान इस अधिनियम का प्रयोग किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से अगर कोई क्राइसिस आता है तो उस दौरान जमाखोरी, कालाबाजारी, कृत्रिम कमी आदि को रोकने के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है। ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कई स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण कई बार वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, तो केंद्र सरकार इस संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण रख सकती है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि मूल्य स्थिरीकरण उपकरण, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि इस दौरान जो है नागरिकों तक कुछ वस्तुओं की आपूर्ति को सुलभ बनाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए मूल्य सीमा को भी निर्धारित कर सकती है। उसके बाद देखिए कि इस अधिनियम में, जैसा कि हम अभी वीडियो के शुरू में ही बताए कि 2020-21 में इस अधिनियम को लागू किया गया था, लेकिन उसी दौरान 2020 में इस अधिनियम में एक संशोधन भी किया गया था। यह संशोधन मूलतः कृषि विपणन और कृषि क्षेत्र में जो है निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो देखिए क्या किया गया था कि 2020 में जो परिवर्तन किया गया था, इस अधिनियम का उद्देश्य भंडारण, कोल्ड चेन और आपूर्ति अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना था। जब उनको भंडारण की अनुमति दी जाएगी, कोल्ड स्टोरेज की अनुमति दी जाएगी, आपूर्ति अवसंरचना की अनुमति दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो है निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा। कई वस्तुओं को सूची से हटाया। तो देखिए आपात स्थितियों या असाधारण स्थितियों को छोड़कर कुछ वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को इसमें शामिल किया गया तथा इस पर जो है स्टॉक की सीमा को हटाया गया ताकि जो व्यापारी हैं या जो निजी निवेश करते हैं कृषि में वो इसका व्यापार कर सके, स्टॉक कर सके, भंडारण कर सके, जिससे जब मौसम नहीं भी हो तो फलों और सब्जियों या अन्य वस्तुओं की आपूर्ति बनी रहे और खासकर कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिले। उसके बाद देखिए सरकार केवल युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में ही स्टॉक की सीमा को लागू कर सकता है। तो ये 2020 में मुख्य परिवर्तन हुआ था जो मूलतः निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अब है कि आखिर इतना ज्यादा क्यों पैनिक हुआ इंडिया, या इंडिया में इतना ज्यादा जो एक क्राइसिस की स्थिति आई वो क्यों आई। तो 3-4 पॉइंट है, उस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो हम देखते हैं कि आयात पर अत्यधिक निर्भरता है,
हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अपने ईंधन आपूर्ति के लिए, कहिए कि तेल गैस, इस सब के लिए खाड़ी देशों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एलपीजी के संदर्भ में लगभग 60% जो है अपने कुल खपत का हम लोग आयात करते हैं एलपीजी। ठीक है, एलपीजी आयात करते हैं। उसमें से भी हम देखते हैं कि जो आपूर्ति क्षेत्र की एकाग्रता, तो हर चीज का एक मार्ग होता है। अगर हम व्यापार करेंगे, अगर हम कहीं से वस्तु को मंगाएंगे तो उसका एक मार्ग होगा। तो ये मार्ग फारस की खाड़ी से भारत का जो है लगभग 90% एलपीजी की आपूर्ति होती है। फारस की खाड़ी से लगभग 90% एलपीजी की आपूर्ति होती है। तो जब फारस की खाड़ी से एलपीजी की 90% आपूर्ति होगी और उसी क्षेत्र के आसपास युद्ध छुड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से उसका व्यापक प्रभाव जो है आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा कि हरमुज जल संधि अभी बहुत ही चर्चा में रहा है। तो इस जल संधि से भारत का लगभग 70% जो है एलपीजी आयात किया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण तेल और गैस के आयात का मार्ग है। तो अभी हम लोग लगातार खबर में भी सुन रहे थे कि भारत के लगभग 24-25 जहाज जो है तेल टैंकर वहां पे फंसे हुए थे। दिन पे 2 तेल टैंकरों को वहां से निकाला गया है और भी प्रयास जो है राजनयिक चैनल से जारी है। तो इस तरह की जब निर्भरता होती है और वो क्षेत्र अभी गंभीर युद्ध से घिरा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा। और जब आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान होगी तो स्वाभाविक रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है उन चीजों की तरफ देखा जाएगा जिससे मूल्य वृद्धि, जमाखोरी और ये के साथ साथ जो है कई तरह की पैनिक चीजें होगी। उसके अलावा देखिए कि भारत के पास जो है कोई सीमा होगा ना कि इतने दिन का एलपीजी स्टोरेज है नहीं है। तो अभी अनुमान के मुताबिक 25 से 30 दिन का जो है भारत के पास एलपीजी का स्टोरेज है, जो कि मान लीजिए कि पर्याप्त नहीं ही कहा जाएगा क्योंकि 1 महीने बीतने में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है और ऐसे भी अभी युद्ध 14-15 दिन से ज्यादा बीत चुका है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है इसको घटनाक्रम है कि कहीं ना कहीं जो है कि ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है जब लोगों को उपभोक्ताओं की कठिनाई को रोकना। तो कहीं ना कहीं अगर उपभोक्ताओं की कठिनाई को आज से लगभग जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो 4-5 मार्च पहले कोई खबर नहीं था कि एलपीजी गैस के संदर्भ में कोई मारामारी या अन्य चीजें या फिर पैनिक सिचुएशन या सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना पड़ रहा हो या विपक्ष हमलावर हो। लेकिन युद्ध के 1 हफ्ते के बाद ये स्थिति आई है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के कठिनाई को रोकना। कब कठिनाई पर रोकेगा? सही समय पर एलपीजी की आपूर्ति हो, सही समय पर एलपीजी की आपूर्ति और ये उचित मूल्य पर भी होनी चाहिए, उचित मूल्य पर भी होनी चाहिए। तो ये सारा चीज होगा। उसके अलावा आप देखते होंगे कि अभी कुछ समय से अभी हम लोगों ने एक डाटा देखा था कि कुल एलपीजी खपत का लगभग 40% जो है कॉमर्शियल होता है। तो अभी सरकार द्वारा जो है कुछ समय के लिए कॉमर्शियल जो खपत है उस पर सीमित प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका जो मूल लक्ष्य है वो घरेलू उपभोक्ताओं को संरक्षित करना। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं कि भारत में शहरीकरण बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है और उज्ज्वला योजना के कारण आजकल गांव में भी जो है गैस चूल्हा एक इसेंशियल चीज बन चुकी है, जिसके लिए एलपीजी सिलेंडर एक अनिवार्य घटक के रूप में है। तो इस स्थिति में जो कहीं ना कहीं ये एलपीजी संकट है वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन भारत सरकार द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि न सिर्फ इस स्थिति से निपटा जाए बल्कि घरेलू उत्पादन बढ़ा के, राजनयिक चैनल बढ़ा के जो व्यापार का मार्ग है उसको खोला जाए। और उम्मीद किया जाता है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष जो है वो भी रुकेगा और भारत में एक बार फिर से धीरे धीरे स्थितियां जो है एलपीजी के संदर्भ में सामान्य होगी। इसीलिए सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है कि इंडक्शन पर भी आप खाना बनाइए, अन्य स्रोतों पर भी ध्यान दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो हम एक ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, ऊर्जा निर्भरता की बात करते हैं, विदेश नीति कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इस एलपीजी की क्राइसिस ने कई चीजों का एहसास कराया है कि आज जो है पूरी दुनिया एक है
है, और अगर कहीं कुछ होता है तो उसका असर हमारे देश पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जरूर पड़ता है। तो इजराइल और अमेरिका और ईरान के युद्ध का पहला असर यही पड़ा है भारत पे कि आर्थिक रूप से जो है घरेलू गैस का संकट कहीं ना कहीं सीमित स्तर पे अभी सामने आया है, जिसके लिए सरकार कई स्तर पर प्रयास करता है। एक आम नागरिक होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य है कि अनावश्यक अफवाहों और पर ध्यान नहीं दे और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का जो है पालन करें। और इसी के साथ हम लोग अभी देखें आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो मुख्य प्रावधान है, क्या उसमें संशोधन किया गया और एलपीजी के संदर्भ में ही इतनी बातें क्यों हुई है। उम्मीद है आपको इस संदर्भ में बेहतर ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो है आपके सामने आएंगे। और ये प्रश्न आप देख लीजिएगा कि ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मे भी मुख्य परीक्षा में भी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो आप इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के मुख्य प्रावधानों का जो है वर्णन करें, यह हाल ही में क्यों चर्चा में रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में।